हम बात करते हैं एक एक करके प्रश्न उत्तर की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ग्राहकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? या फिर ग्राहकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए ये डीजी गोल्ड जो एक प्लेटफॉर्म है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास प्रतिदिन होते हैं। तो यहां से देखिएगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा अब ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डीजी गोल्ड, इसे लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में सारी जानकारियां पढ़ते हैं। देखिएगा, ये शुरू किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने, क्योंकि इसके जो ग्राहक हैं, जो आपके उपभोक्ता हैं, उन सभी उपभोक्ताओं को सोना मतलब गोल्ड में निवेश करने के लिए उन्हें आकर्षित करना ही सभी निवेशकों को, सभी ग्राहकों को गोल्ड में निवेश करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये डीजी गोल्ड लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ में साझेदारी करके, किसके सहयोग से शुरू किया है? तो ये सेफ गोल्ड जो है वो भी एक गोल्ड प्रदाता, गोल्ड देने वाला एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सेफ गोल्ड। इसके साथ मिलकर के ये लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। किसके साथ मिलकर के? सेफ गोल्ड के साथ मिलकर के। क्यों? क्योंकि गोल्ड में लोगों को, गोल्ड सोने में निवेश करने की तरफ आकर्षित करने के लिए। अब ये तो बात हुई यहां से, लेकिन ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में अगर 2-3 प्रश्न पढ़ना चाहें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिंदी में कौन है? वे हैं नुब्रता विश्वास। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। साथ में बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 2017 में, जनवरी 2017 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना करी गई थी। तो ये जानकारी आपको मिली। ये जानकारियां, सारी जानकारियां जो हैं वो आपकी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साथ में इस पहले प्रश्न से हमें मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं पहले प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिएगा, अब जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, उसने भारतीय महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच की नियुक्ति करी है। अब कोच कौन बने हैं? अब कोच किसे नियुक्त किया गया है? महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो महिला टीम के जो कोच बने हैं वो बने हैं रमेश पवार जो हैं वे अब भारतीय महिला टीम के कोच बने हैं। यानी कि इसका प्रश्न का आंसर कौन सा रहेगा? रमेश पवार इसका सही रहेगा। लेकिन देखिएगा, चारों प्रश्नों से, चारों ऑप्शन से भी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। क्या जानकारी है? देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं रवि शास्त्री कौन है? रवि शास्त्री जो है वे भारतीय पुरुष टीम के कोच है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो रवि शास्त्री है वो विश्व में सबसे ज्यादा पेमेंट लेने वाले भी कोच बने हैं। कौन है? रवि शास्त्री है, जो कि भारतीय पुरुषों की टीम के कोच है। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये कि जय शाह में आपको जब भी बीसीसीआई का प्रश्न आता है, मैं आपको सदैव बताता हूं कि जय शाह जो है वे सेक्रेटरी है, सचिव है बीसीसीआई के सचिव है। क्यों? क्योंकि जो आपके जय शाह है ये सेक्रेटरी है, ये अमित शाह के पुत्र है। अमित शाह कौन है? अमित शाह जो है वो देश के गृह मंत्री है। तो गृह मंत्री अमित शाह के जो पुत्र है वो है जय शाह। तो यहीं से आपका एक प्रश्न तैयार हो जाता है। दूसरी बात करते हैं कि ग्रेग बार्कले कौन है? ग्रेग बार्कले आईसीसी के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, वो कौन है? ग्रेग बार्कले। तो ग्रेग बार्कले जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के चेयरमैन है। कौन? ग्रेग बार्कले। तो ये जानकारियां तो हमें मिली है चारों ऑप्शन से। लेकिन उसके बाद देखिएगा, चारों ऑप्शन से ये जानकारियां मिली। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बने? रमेश पवार। दूसरी बात करते हैं कि उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी गई? बीसीसीआई मतलब कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा उनकी नियुक्ति करी गई है। और जब ये साक्षात्कार हुआ था, जब उनका इंटरव्यू हुआ था, तो 3 सदस्यों की समिति ने लिया था। 3 सदस्य कौन कौन थे? सबसे पहली थी सुलक्षणा नाइक, दूसरे थे मदन लाल और तीसरे कौन थे? आरपी सिंह, रुद्र प्रताप सिंह। ये 3 सदस्यों की टीम थी जिसने उनका वाइवा, उनका इंटरव्यू जो था, उनका साक्षात्कार जो था वो लिया था। उसके बाद में देखिएगा, अगर हम रमेश पवार की बात करें तो रमेश पवार जो है
वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, पुरुष टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 31 ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच जो थे वो उन्होंने भारत के लिए खेले हैं। तो ये जानकारी यहां से मिली। लेकिन देखिएगा उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी गई? बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आपने सदैव फुल फॉर्म को याद करना है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में एक प्रश्न फुल फॉर्म से आता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के फुल फॉर्म। अब बात करेंगे कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली, जो कि भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं, बात कर लेते हैं इसके सचिव कौन है। तो सचिव अभी मैंने बताया था आपसे, जयशाह। मुख्यालय कहां पे है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में बीसीसीआई का मुख्यालय भी है। कौन से स्टेडियम में? वानखेड़े स्टेडियम में। और अगर एक अंतिम प्रश्न यहां से कि अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो यहां से ये जानकारी आपको मिल जाती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, पंजाब राज्य जो है, पंजाब राज्य का 23वां जिला कौन सा बना है? पंजाब राज्य का 23वां जिला कौन सा बना है? ऐसा कौन सा जिला है जो कि अब पंजाब राज्य ने अपने 23वें जिले के रूप में नामित किया है? तो कौन सा जिला है? यहां से देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आप देखिएगा कि मलेरकोटला जो है वो अब 23वां जिला बना है। 23rd जिला जो बना है वो कहां का बना है? पंजाब का बना है। अब देखिएगा ये जो 3 ऑप्शन बचते हैं, ये तीनों के तीनों एमपी के जिले हैं। यहां से भी हम बातें करेंगे। तीनों के तीनों जो लिखे हैं, ये तीनों के तीनों भी कहां के जिले हैं? ये एमपी के, मध्य प्रदेश के जिले हैं। इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। देखिएगा नागदा जो जिला है वो मध्य प्रदेश का, एमपी का 53वां जिला है। बात करते हैं मेहर जिला जो है वो सतना से अलग हुआ, वो भी मध्य प्रदेश का ही जिला है। और अगर हम बात करें अगले ऑप्शन की, चाचौड़ा जिला है वो गुना जिला से अलग हुआ था, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो शुरू का जो है ये पंजाब का है, पंजाब राज्य का जिला है। लेकिन अगर तीनों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के, एमपी के तीनों जिले हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए थी। अब इसके बाद ये तो हमने 4 ऑप्शन से पढ़ी है। 4 ऑप्शन से पढ़ने के बाद आगे बात करें कि इसकी घोषणा किसने करी है। तो देखिएगा जिस प्रकार से देश में 2 प्रधान व्यक्ति होते हैं, एक प्रधानमंत्री होता है, एक राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही जो राज्य होता है उसमें भी 2 होते हैं, एक राज्यपाल, एक मुख्यमंत्री। तो या तो राज्यपाल ने करी होगी या फिर मुख्यमंत्री ने करी होगी। तो इसकी जो घोषणा है वो किसके द्वारा करी गई है? अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या है? सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, उनके द्वारा घोषणा करी गई। अब बात करते हैं कि मलेरकोटला जो है, मलेरकोटला की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से अधिक मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, जिसे अलग करने का जो घोषणा थी वो 2017 में ही कर दी थी। लेकिन अब 2017 से 2021 में उसको अलग कर दिया गया, जो कि मुख्य रूप से एक मुस्लिम बहुल इलाका है, अधिक मुस्लिम लोग हैं। और अगर आपसे एक प्रश्न वो पूछा जाए कि ये जो है ये किस जिले से अलग होकर के बना है, तो ये किस जिले से अलग होकर बना है? संगरूर जिले से अलग होकर के मलेरकोटला जिला जो है वो पंजाब राज्य का 23वां जिला बना है। ध्यान रखिएगा, अभी तक विकिपीडिया आपको 22 दिखाएगा, लेकिन अब आपको 23 जिले आपने रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, जो कि कुछ दिन बाद आप लोगों के लिए अपडेट हो जाते हैं। तो कितने जिले हुए? 23 जिले हुए। उसके बाद में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं पंजाब के बारे में। देखिएगा पंजाब के बारे में बात करें, पंजाब राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा से अलग होकर के पंजाब अलग राज्य बना था। लेकिन दोनों की राजधानियां कहां है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री अभी बताया था अमरिंदर सिंह कौन सी पार्टी के हैं? तो वे कांग्रेस पार्टी के हैं। उसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न ये है कि राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है वीपी सिंह विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। बात करते हैं विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो पंजाब राज्य से विधानसभा की 117 है, राज्यसभा की 7
और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं। जरूरी बातें थी जो कि सारी की सारी मैंने पंजाब राज्य से बताई है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। उसके बाद में प्रश्न अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं जो किस्त है वो जारी कर दी गई है। लेकिन प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि 8वीं जो किस्त है वो किसके द्वारा जारी करी गई है? 8वीं किस्त जो है वो किसके द्वारा जारी करी गई है? तो किसके द्वारा जारी करी गई है? ये आपकी जो 8वीं किस्त है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये आपकी जो 8वीं किस्त है, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त है, ये जारी करी गई। अब बात कर लेते, देखिएगा यहां से तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी हमारा आंसर आएगा। लेकिन बात करते हैं राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह जो है वो देश के रक्षा मंत्री है। देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। दूसरा प्रश्न कि अरविंद केजरीवाल कौन है? अरविंद केजरीवाल जो है वे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के कौन है? मुख्यमंत्री हैं, सीएम है। उसके बाद में ममता बनर्जी कौन है? ममता बनर्जी तो अभी हाल ही में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। कौन से प्रदेश की? ये बनी है पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल राज्य की जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, सीएम बनी है, वो कौन है? वो है आपने ममता बनर्जी। तो ये चारों ऑप्शन से जानकारियां मिली। अब चारों ऑप्शन से जानकारियां मिलने के बाद जो जानकारियां प्राप्त करते हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 8वीं किस्त जारी करी गई। अब इसमें बात करते हैं, देखिएगा जो किसान हैं उन किसानों को प्रति वर्ष हर साल प्रत्येक साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता जो है वो सरकार प्रदान करती है। लेकिन जो 6,000 रुपए है ये कितनी किस्तों में प्रदान किए जाते हैं? तो ये 3 किस्तों में प्रदान किए जाते हैं। ये 6,000 रुपए जो है ये 2-2 हजार की 3 किस्तों में ये 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उनकी जो खेती है उस खेती से या उस जो भूमि जो आपको प्रदान करती है उसके अलावा भी आपकी थोड़ी इनकम हो सके। तो ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 2-2 हजार की एक किस्त होती है जो कि 6,000 रुपए प्रति वर्ष के रूप में दिए जाते हैं। अब इसकी पहली किस्त की बात करें तो पहली किस्त जो है वो वित्तीय वर्ष की बात हो रही है। वित्तीय वर्ष आपको पता है अप्रैल से चलता है। वित्तीय वर्ष की बात ये होती है कि सदैव वित्तीय वर्ष की आप ध्यान रखिएगा कि ये अप्रैल पहला महीना होता है और आखिरी महीना होता है इसका मार्च। ठीक है, तो ये वित्तीय वर्ष की बात हो। तो वित्तीय वर्ष की हम बात करेंगे यहाँ पर। पहली किस्त जो है वो अप्रैल से जून महीने में दी जाती है। दूसरी किस्त कब दी जाती है? अगस्त से नवंबर तक दी जाती है। और तीसरी किस्त की बात करें तो तीसरी दिसंबर से मार्च के रूप में दी जाती है। तो ये 3 किस्तें दी जाती है। अब बात करते हैं इस योजना की। ये योजना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अगर हम इस योजना के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में इसकी शुरुआत करी गई थी। और अगर बात करें कि ये उन किसानों को लाभ प्रदान करती है जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन से ज्यादा, 2 हेक्टेयर भूमि से ज्यादा का उनके पास स्वामित्व होता है, उन्हें ही इसका लाभ मिलता है। बात करते हैं यहां से इसका उद्देश्य क्या है कि जो 125 मिलियन किसान जो है उनको उनकी फसल से अतिरिक्त लाभ हो सके, इसी के लिए उन्हें ये किस्त प्रदान की जाती है। तो ये थी जानकारी हमारी। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या है कि एयरलाइंस कंपनी को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड किस एयरलाइंस के द्वारा किया गया? कौन सी ऐसी एयरलाइंस है जिसे दोबारा से रीब्रांड का मतलब है कि इसे दोबारा से चलाए जाने की शुरुआत करी जा रही है, लेकिन किस नाम से? गो फर्स्ट के नाम से कौन सी ऐसी एयरलाइंस है जिसको चलाने की अब घोषणा करी गई है? तो यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, आपने बताना है कि किसको किया गया है। तो यहां से देख लीजिएगा गो एयर, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो सही आंसर है सी, मतलब गो एयर। पहले गो एयर थी, लेकिन अब इसका नाम क्या हो जाएगा? गो फर्स्ट। पहले गो एयर जो थी वो अब गो फर्स्ट के नाम से अब दोबारा से उसे रीब्रांड कर दिया गया। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारियां क्या है
सबसे पहले ऑप्शन में बात करिए एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया से प्रश्न आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1931 में, 1931 में इसकी शुरुआत करी गई थी, लेकिन उस समय इसका नाम इंडिया एयरलाइंस नहीं था, बल्कि उस समय इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस के रूप में 1931 में इसकी शुरुआत करी गई थी। दूसरी बात कि 1946 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था, एयर इंडिया कर दिया गया था। उसके बाद देखिएगा दूसरे पे लिखा है इंडिगो। इंडिगो की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, लेकिन ये केवल इसकी शुरुआत हुई थी, इसका गठन हुआ था, लेकिन जो इसने अपनी ऑफिशियल परिचालन शुरू किया था, जो एयरलाइंस का परिचालन शुरू हुआ था, वो 2006 में शुरू हुआ था, यानी कि इसके एक वर्ष पश्चात इसका परिचालन जो था एयरलाइंस का वो शुरू किया गया था। बात करते हैं मलेशिया एयरलाइंस, भारत की तो है नहीं, नाम से पता है मलेशिया मतलब कौन से देश की एयरलाइंस है ये मलेशिया एयरलाइंस जो है वो भारत की तो है नहीं, तो मलेशिया नाम से पता होगा कि भाई मलेशिया देश की, और मलेशिया देश की है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कौन से देश की है, ये है मलेशिया देश की। समझ में आई ना बात, अगर समझ में आई तो फिर आगे चलते हैं, इस प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिएगा ये सारी की सारी गो एयर है, जिसकी शुरुआत किसने करी है, गो एयर का नाम परिवर्तित करके अब गो फर्स्ट कर दिया गया। देखिएगा किसके स्वामित्व की है, तो वाडिया ग्रुप के स्वामित्व की कंपनी है ये गो एयरलाइंस है। उसके बाद में गो एयर के संस्थापक कौन थे, जहांगीर वाडिया थे, जो कि वाडिया समूह से ही है, जिसकी स्थापना 2005 में करी गई थी, मुख्यालय मुंबई में है। लेकिन ये वाडिया समूह की है, तो हम वाडिया समूह से भी तो प्रश्न पढ़ेंगे ना, वाडिया समूह से क्या प्रश्न पढ़ेंगे, यहां से हम ये जानकारियां प्राप्त करेंगे कि इसकी स्थापना 1736 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में, नुस्ली वाडिया जो है वो वर्तमान में इसके कौन है, चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से हमारी पांचवें प्रश्न की जितनी भी जो हमारी क्वेरीज थी वो पूरी होती है। इसके बाद पांच प्रश्न पश्चात हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है कि कोप 26 पीपल एडवोकेट के रूप में किसे नामित किया गया है। चार ऑप्शन आप लोगों के पास है, आपने अपने जवाब को पूरी तरह से डिटेल में देना है, जिसको मैं कल डिस्प्ले भी करूंगा। ये आज का होता है हमारा प्रश्न, जिसके बाद हम बढ़ते हैं कल के प्रश्न में। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसने निर्माण श्रमिकों को, जो आपके घरों भवन निर्माण कार्य करते हैं, उन श्रमिकों को 3000 रुपए देने की घोषणा करी है। तो ऐसा राज्य है आपका पंजाब। लेकिन आपका सटीक जो जवाब आया है, 3-4 ने और भी लोगों ने जवाब दिए थे, लेकिन ABCD से बात नहीं होती। पर मैं आपके लिए जब 10 प्रश्न पढ़ता हूं तो आप भी तो अपने लिए एक प्रश्न पढ़ो ना। तो देखिएगा बिल्कुल सटीक जवाब आया प्रियंका गुप्ता का जवाब आया कि पंजाब। अब इसके बाद सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि केंद्र की सलाह के बाद, केंद्र सरकार से सलाह लेने के बाद में राज्य सरकारों ने BOCW बोर्ड में जमा पैसा जो है वो मजदूरों को देने की घोषणा करी है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु ने 1000 रुपए दिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु ने 1000 की घोषणा करी। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश ने 2000 रुपए, दिल्ली ने 5000 रुपए, पंजाब ने 3000 रुपए की 2 किस्तें दी है। ओडिशा राज्य ने कितने देने की घोषणा करी है, 1500 रुपए। तो पूरी तरह से इस प्रकार से प्रश्न की आपने जानकारियां पढ़नी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रश्न नंबर 6 है कि नेपाल जो अपना पड़ोसी देश है, नेपाल जो है अपना पड़ोसी देश है, जो कि सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल से है। कल मैंने आपसे पूछा था प्रश्न भी। उसके बाद में देखिएगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अभी तो उनके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था, दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने हैं, अगली बार दोबारा मतलब अब कौन नए बन गए हैं। तो अब वही प्रधानमंत्री KP ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, खड़ग के से खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जो हैं वे अब बने हैं प्रधानमंत्री। कहां के, नेपाल के। और कौन सी बार बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं हम और बाकी ऑप्शंस की। और बाकी ऑप्शंस क्या कहते हैं,
और बाकी ऑप्शन ये कहते हैं कि जो शेख हसीना है वो भी प्रधानमंत्री है, लेकिन कहां के प्रधानमंत्री है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। और लोटे शेरिंग जो है वे भी प्रधानमंत्री है, कहां के प्रधानमंत्री है? भूटान के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बात करें मोहिउद्दीन यासीन, वो भी प्रधानमंत्री हैं, कहां के प्रधानमंत्री है? मलेशिया के। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। तो ये सारी जो बातें हैं अपने पड़ोसी देशों के बारे में हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चार देखिए, केपी ओली नेपाल का पढ़ लिया, बांग्लादेश, भूटान, मलेशिया, भारत और पाकिस्तान का पढ़ लिया, तो 5 प्रधानमंत्री हमने ऐसे पढ़ लिए। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपको जीएस में बड़ी सहायता करती हैं। उसके बाद देखिएगा कि उनकी नियुक्ति किसने करी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति तो करता है। तो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जो है उनके द्वारा केपी ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली की नियुक्ति करी गई। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उनका कौन सा कार्यकाल है। तो अभी मैंने बताया था कि उनका प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल। और एक बात और समझ लीजिएगा कि अगर उनका तीसरा कार्यकाल है तो उनके पहले 2 कार्यकाल कब कब हुए? पहला कार्यकाल 12 अक्टूबर 2015 से लेकर के 4 अगस्त 2016 तक हुआ पहला कार्यकाल। दूसरे कार्यकाल की बात करें तो 15 फरवरी 2018 से लेकर के 13 मई 2021 तक हुआ। तो 2 कार्यकाल हो गए। अब तीसरा कार्यकाल अब उनका शुरू हुआ है। बात कर लेते हैं कौन सी पार्टी के हैं। तो वे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वो नेता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न से जानकारी मिली। लेकिन नेपाल से 2-3 प्रश्न और देख लीजिएगा कि अगर हम बात करें राजधानी की, कहां है? काठमांडू। आधिकारिक भाषा कौन सी है? नेपाली। प्रधानमंत्री कौन है? विद्या देवी भंडारी। ये सारी बातें जो थी ये भी सारी की सारी हमने कहां से पढ़ी है? नेपाल से पढ़ी है। तो समझ में आई कि नहीं बात? उसके बाद में अगर समझ में आई तो प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है कि देश के पत्रकारों के लिए एक आधिकारिक ऐप, एक ऑफिशियल ऐप, देश के जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी एडिटर हैं, उन सभी के लिए एक ऑफिशियल ऐप की लॉन्च कर दिया। अब ये लॉन्च किसने करी है? तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। प्रश्न आपसे ये पूछा गया तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भाई 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है ना, यहां से ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो एन.वी. रमणा, एन.वी. रमन भी कह सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में नाम होता है सेम टू सेम, हम हिंदी में रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए। और अगर ए है तो ध्यान रखिएगा भाई अमित शाह कौन है? अमित शाह देश के कौन है? गृह मंत्री हैं। मैं पहले बात कर चुका हूं शायद। गौतम गंभीर पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं जो कि अब बीजेपी पार्टी की तरफ से दिल्ली में अब मंत्री हैं। उसके बाद में एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर भारत देश के विदेश मंत्री हैं। तो इस प्रकार से ये सारी बातें तो हमने यहां से पढ़ ली। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिएगा कि भारत के कौन है मुख्य न्यायाधीश है? एन.वी. रमना, ठीक है। उसके बाद में उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि भाई अब आपके लिए एक ऐप लॉन्च कर दी है। कोरोना वायरस के कारण जितने भी पत्रकार हैं उनको ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, ज्यादा से ज्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े ताकि वो कोरोना से बचे रहें, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ये ऐप लॉन्च करी है जिसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो देश का सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जितनी भी आपकी सुनवाई होती है उस सुनवाई को ये डायरेक्टली इस ऐप के माध्यम से, ये जितने भी पत्रकार हैं इस ऐप के माध्यम से अपने घर पर ही बैठे बैठे इसकी सुनवाई को देख सके और अपना आगे का एडिटिंग करके उसको अगले दिन अखबार में प्रसारित कर सके। इसीलिए इसी उद्देश्य से ये ऐप जो है वो विकसित करी गई है। तो ये सारी जानकारी है इसके बारे में पढ़ी। लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एन.वी. रमन, तो उनके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है? पहला प्रश्न, भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है? 1 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? हाई कोर्ट की संख्या वर्तमान में कितनी है? 25 से पहले 24 थी, अब 25 हो गई। अब देखिएगा, अब इस सुप्रीम कोर्ट को ही हम उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं या साथ साथ में इसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हैं, आसान बातें हैं। उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। लेकिन 1 अक्टूबर 1937 को जब इसकी स्थापना करी गई थी तो इसकी स्थापना भारत की संघीय अदालत के रूप में करी गई थी। भारत की अब उस समय इसका नाम सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय नहीं था, इसका नाम था
भारत की संघीय अदालत कब? 1 अक्टूबर 1937 में। उसके बाद में 28 जनवरी 1950 जब भारत देश गणतंत्र हो गया 26 जनवरी को, उसके बाद इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट, जिसकी संख्या कितनी है? 1 है। कहां स्थित है? देश की राजधानी दिल्ली में। कहां स्थित है? तिलक मार्ग। कहां? नई दिल्ली में स्थित है। हाई कोर्ट 25, सुप्रीम कोर्ट 1। 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमन। एनवी रमन मतलब नूथलपति वेंकट रमन। नूथलपति वेंकट रमन जो है वे अब वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश। एस.ए. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे के बाद में अब नए 48वें मुख्यमंत्री कौन बने थे? मुख्य न्यायाधीश बने थे एनवी रमन। उसके बाद में देख लीजिएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकारों का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया? 131। आपने मूल विधियां पढ़नी है, मूल विधियां पढ़नी है तो आपने इस प्रकार के अनुच्छेदों को भी याद करना पड़ेगा। समझ में आई ना बात? तो उसके बाद में यहां से पूरी जानकारी आपके सामने रख दी है। अब प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 ये कहता है कि सूरीनाम के राजदूत कौन बने? सूरीनाम के एम्बेसडर कौन बने? सूरीनाम जो देश है इसके राजदूत कौन बने? तो 4 प्रश्न आप लोगों के सामने है, यहां से आपने बताना है तो कौन बने हैं। तो यहां से देखिएगा 8वें प्रश्न का आंसर जो है वो है एस बालचंद्रन। एस बालचंद्रन मतलब इस प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर बी होगा, यानी कि एस बालचंद्रन होगा। लेकिन अगर इसका प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो गया, एस बालचंद्रन हो गया, तो भाई बाकी 3 ऑप्शन कौन है? बाकी 3 ऑप्शन क्या कहते हैं? बाकी जो 3 ऑप्शन बचे हैं वो ये कहते हैं कि पीके रावत, प्रदीप कुमार रावत कहां के हैं? नीदरलैंड्स के राजदूत हैं। टी.एस. संधू, तरनजीत सिंह संधू कहां के? अमेरिका के राजदूत हैं। राजकुमार श्रीवास्तव कहां के? क्रोएशिया के सारे राजदूत हैं। एक नीदरलैंड का, एक अमेरिका का, एक क्रोएशिया का और एक कहां का बचा? सूरीनाम का बचा। तो चार हमने ब्रांड पढ़ लिया, एम्बेसडर यानी कि राजदूत के बारे में पढ़ लिया। अब देख लीजिएगा, यह है सूरीनाम आपका। एस बालचंद्रन जो है वे अब इसके नए राजदूत बने हैं। इससे पहले वो कहां के थे? इससे पहले वो जाफना के थे। जाफना के राजदूत थे जो अब जाफना से बदल के कहां कर दिए गए हैं? सूरीनाम के बदल दिए हैं। अब बात करते हैं सूरीनाम के बारे में। देखिएगा मैप तो आपके सामने है, ये मैंने बताया आपको सूरीनाम है पूरा। अब देखिएगा राजधानी कहां है? पारामारिबो। पारामारिबो जो है वो सूरीनाम की राजधानी है। नीदरलैंड से अलग स्वतंत्र का, जैसे भारत देश 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड से, ब्रिटेन से आजाद हुआ था, ऐसे ही नीदरलैंड से स्वतंत्र कब हुआ था सूरीनाम? 25 नवंबर 1975 को। राष्ट्रपति कौन है? सीपी संतोखी। सीपी संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। उसके बाद में राजभाषा कौन सी है? डच है। तो ये सारी जानकारियां जो है इस प्रश्न से हमें मिल जाती है प्रश्न से जानकारियां। तो आगे बढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 कहता है कि इटली देश की गुप्त सेवा की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? पहली प्रमुख नहीं, पहली इसमें आएगा पहली महिला प्रमुख। पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो पहली महिला प्रमुख जो है, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। पहली महिला प्रमुख जो बनी है वो है एलिसबेटा बेलोनी। एलिसबेटा बेलोनी जो है वे पहली महिला प्रमुख बनी है गुप्त सेवा की। कौन से देश की? इटली की। तो ये बनी है। तो बाकी 4 ऑप्शन भी तो कुछ कहते होंगे ना। बाकी 4 ऑप्शन क्या कहते हैं कि काजा क्लास। काजा क्लास कौन है? काजा क्लास जो है वो एंटोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली महिला प्रधानमंत्री कहां की? एंटोनिया की। कौन थी? काजा क्लास थी। सना मारिन के बारे में मैं आपको पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं। सना मारिन जो है वो विश्व में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी। कहां की? फिनलैंड की बनी थी। कितनी उम्र में? मात्र 34 वर्ष की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री जो बनी थी वो बनी थी फिनलैंड की। कितने वर्ष में? 34 वर्ष की उम्र में। थेरेसा मैरी मे भी प्रधानमंत्री है। कहां की है? यूके, यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री कौन है? थेरेसा मे है। तो ये जानकारी आपको यहां से 4 ऑप्शन से मिल जाती है। 4 ऑप्शन से जानकारियां मिली। तो अब देखिएगा प्रधानमंत्री मारियो द्रागी। प्रधानमंत्री कौन है? मारियो द्रागी के द्वारा उनकी नियुक्ति करी गई है।
किस रूप में? सूचना सुरक्षा विभाग के प्रमुख, यही तो गुप्तचर सेवा मतलब सूचना सुरक्षा विभाग। अब इटली की बनी है तो इटली के बारे में देखिएगा, राजधानी कहां है? रोम। इटली की राजधानी कहां है? रोम। इटली की आधिकारिक भाषा कौन है? इटालियन। अब हमने इसके बारे में ज्यादा क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि हमने ये इसके प्रधानमंत्री का नाम बता ही दिया है आपको, तो ये सारी जानकारियां थी। बाद में गुप्तचर विभाग के बारे में बता दिया, तो ये सारी जानकारियां थी जो आपके सामने यहां से आई है। उसके बाद में बात करते हैं आगे, प्रश्न नंबर 10 कि नेत्रा नामक कार्यक्रम जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? नेत्रा जो है ये कार्यक्रम है, ये किसी के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन किसके द्वारा शुरू किया गया? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास हर प्रश्न के मिलते हैं और 4 ऑप्शन में से आप बताइएगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया। आप जवाब दे नहीं सकते, लेकिन मन ही मन में तुरंत सोच लीजिएगा उसके आंसर को, ताकि आपको पता चले सही है या नहीं है, तो उसको मन ही मन आप सोच लीजिएगा। देखिएगा, ये जो है नई दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली एनडीएमसी के द्वारा ये शुरू किया गया है। नई दिल्ली नगर निगम के द्वारा ये शुरू किया गया है, तो यहां से आपका ऑप्शन ये मिला। अब बात देख लीजिएगा कि एनडीएमसी मैंने कहा था नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म हुई नई दिल्ली नगर निगम की। और नई दिल्ली नगर निगम के भी चिकित्सा विभाग के द्वारा, नई दिल्ली नगर निगम के भी चिकित्सा विभाग के द्वारा शुरू करी गई। बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये कि जो व्यक्ति कोरोना वायरस के कारण घर में ही आइसोलेट हो रहे हैं, जो घर में ही आइसोलेट हो रहे हैं, उन सभी को व्हाट्सएप या टेलीफोन, मोबाइल फोन कॉल के द्वारा उन्हें परामर्श देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत एक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ की जो टीम है वो भी तैयार कर दी गई है। समझ में आई ना बात? तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ ली है। पढ़ ली तो हमारे 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट जो थे वो हमारे कंप्लीट, और 10 प्रश्नों की सीरीज में आपके सामने डेली लेके आता हूं। 10 नहीं बल्कि 11। एक प्रश्न आप भी तो करके जवाब देते हैं, तो 11 प्रश्न, टॉप 11 प्रश्नों को हम डेली पढ़ते हैं। कैसी लगती है आपको सीरीज? जरूर कमेंट करके बताइएगा। 2 दिन बाद आपकी हिंदी शुरू हो रही है, जो कि क्रम से पहले टॉपिक से लेकर के आखिरी के टॉपिक तक रेगुलर चलेगी। आज की क्लास में इतना ही। सभी के पीडीएफ को आप लोगों के लिए मैंने बता रखा है। सबका जो लिंक है, लिंक अवेलेबल है कहां पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, सबको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि डेली पीडीएफ मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।